हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट, जो कि है हमारी ऑन्कोलॉजी। चलिए देख लेते हैं आज हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक लिस्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं 1 से 12 तक। ये मैं इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, इंडेक्स में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। टॉपिक है कैंसर, जिसको हम नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, यानी कि लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन, कैंसर इज़ आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। अब यहाँ पे नियोप्लाज्म का क्या मीनिंग है वो देखेंगे। नियो मतलब न्यू, प्लाज्म यानी कि प्लेजिया मीन्स ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू। ये क्या होता है? एक तरीके का एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू विच में बिनाइन और मैलिग्नेंट, दो तरीके के हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे बिनाइन में और मैलिग्नेंट में क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। स्पीड ऑफ ग्रोथ क्या होता है? स्लोली होती है बिनाइन में, रैपिडली होती है मैलिग्नेंट में। मोड ऑफ ग्रोथ, दे डू नॉट इनफिल्टरेट टू सराउंडिंग टिश्यू एंड दे डू इट, यानी कि ये हमारी अपनी सराउंडिंग को क्या करते हैं? इनफिल्टरेट नहीं करते, और ये करते हैं मैलिग्नेंट वाले। एंड कैप्सूल, इट इनसाइड इन कैप्सूल एंड इट हैव नो कैप्सूल, यहाँ पे ये कैप्सूल के अंदर पाया जाता है और यहाँ पे कोई कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता मैलिग्नेंट में। उसके बाद सेल आता है, करेक्टरिस्टिक में सेल में क्या आता है? बिनाइन में आता है डिफ्रेंशिएट टू सेल्स, एंड यहाँ पे पुअरली डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे बताया गया कि प्रॉपर डिफ्रेंशिएट होते हैं सेल्स जो भी होते हैं यहाँ पे, मतलब पुअरली यानी कि कुछ है और कुछ नहीं भी, इस तरीके से होता है। रीअकरेंस क्या होता है? रिक्योरेंस, इट विल नॉट कम बैक आफ्टर सर्जिकल रिमूवल। अगर बिनाइन का हम सर्जिकल रिमूवल कर देते तो दोबारा नहीं होता। एंड जो मैलिग्नेंट होता है ये कम बैक हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हम फुल श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि मैलिग्नेंट है, स्प्रेड होता है। उसके बाद है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? कभी भी दोबारा नहीं होता, नेवर अकर। और मैलिग्नेंट में क्या होता है? कॉमनली अकर कभी हो जाता है, मतलब कॉमनली होता ही है, सब बताया है। उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस क्या होते हैं इसके। इसमें जो बिनाइन होता है, बिनाइन में क्या गुड प्रोग्नोसिस होते हैं इफ सर्जिकल रिमूव्ड। अगर सर्जिकली इसे रिमूव कर दिया गया है तो इसमें अच्छा प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है? डिपेंड ऑन द सेल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज़, यानी कि लाइक अगर मतलब कैंसर है और मैलिग्नेंट है तो डिपेंड करता है कि कैसे सेल हैं वहाँ पे और कैसे कितना स्प्रेड हो चुके हैं, स्टेज कौन सी है, लाइक उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कैंसर। कैंसर क्या वर्ड है, किस तरीके की क्या टर्म है वो बताया गया है। कैंसर इज़ द टर्म विच इज़ यूज फॉर डिस्क्राइब टू वाइड वेराइटी ऑफ मैलिग्नेंट डिसीज़। ओके, यानी कि एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है किसे डिस्क्राइब करने के लिए? वाइड वेराइटी ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज़। जो मैलिग्नेंट वाला पोर्शन होता है, डिजीज़ होती है, उसको हम कैंसर कहते हैं। कैंसर इज़ अ डिजीज़ प्रोसेस दैट बिगिन्स व्हेन एन एबनॉर्मल सेल्स is transformed by the genetic mutation of cellular DNA। दोस्तों, कैंसर क्या होता है? एक डिजीज़ प्रोसेस होती है जिसमें जो बिगिन होता है, कैसे स्टार्ट होता है? ये एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं बाय द जेनेटिक म्यूटेशन से ऑफ सेल्यूलर DNA। आई यू अंडरस्टैंड? ओके, देन आता है मेटास्टेसिस। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था मेटास्टेसिस क्या होता है। मेटास्टेसिस में हमने पढ़ा था कि अकरेंस कैसी होती है, अगर दोबारा होता है या नहीं होता। व्हेन कैंसर सेल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ ब्लड और लिम्फ टू ब्रेक डाउन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड स्टार्ट ग्रोथ इटसेल्फ, दिस इज़ नोन एज मेटास्टेसिस। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि दोस्तों, कि अगर कैंसर सेल ट्रांसफ़र होते हैं किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ नोड के थ्रू, एंड ब्रेक डाउन होते हैं
ब्रेक डाउन करते हैं, टू ब्रेक डाउन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, और अपनी ओरिजिनल प्लेस से ब्रेक डाउन होते हैं, एंड स्टार्ट ग्रोथ, और जहाँ पे भी ये जाते हैं या कुछ भी ऐसा, ये अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। इटियोलॉजी क्या है? देखिए, कैंसर को जानने का मौका मिल रहा है। कैंसर ऐसी डिजीज़ जो कि एक तरीके से नॉन ट्रीटेबल बताई जाती हैं, अभी तक ऐसा ही माना गया है, लेकिन इस पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको उसको जानने का मौका मिल रहा है कि वो कैसे होती हैं, क्या रीज़न रहता है, ताकि अब इसको हम जान के भी से कर सकते हैं कि ताकि हम अब इसको अवॉइड कर सकें, किसी को एजुकेट कर सकें। कैंसर हैव नो स्पेसिफिक कॉज बट सम कॉजेज आर, कोई इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है यहाँ बताया गया है, बट फिर भी कुछ कॉजेज़ बताए गए हैं जो भी पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला था वायरसेस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हार्पेस वायरस, ये 2 वायरस का नाम बताया गया है। केमिकल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, जो भी पॉल्यूट्स होते हैं उसके अंदर। विनाइल क्लोराइड विच इज़ यूज इन प्लास्टिक सर्जरी, जब प्लास्टिक सर्जरी यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे इस का केमिकल का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है फिज़िकल एजेंट। फिज़िकल एजेंट में दोस्तों जैसे एक्स होती हैं, रेज़ होती हैं एक तरीके का, जो रेज़ स्किन पे पड़ती हैं उनमें चांसेस होते हैं स्किन कैंसर होने के। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, सनलाइट, रेडिएशंस एक्सेट्रा एंड अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब रेडिएशंस होती हैं। उसके बाद आता है हार्मोन, सम हार्मोन्स लीड टू डेवलप्ड कैंसर। अरे बाबा, हार्मोन से भी कैंसर होता है, देखते हैं कौन कौन से। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो जाए तो देख लीजिएगा। डाईथाइल स्टिल बेस्ट्रोल, ये हार्मोन का नाम है भाई, DES, हम इसे शॉर्ट में DES भी बोल सकते हैं। इज़ एडमिनिस्टर इन प्रेगनेंसी, ओके, प्रेगनेंसी के टाइम पे से एडमिनिस्टर किया जाता है। इट मे कोज वेजाइनल कार्सिनोमा इन फीमेल चाइल्ड, ओके। अब इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाता है, इसकी वजह से वेजाइनल कार्सिनोमा हो सकता है, जो भी फीमेल चाइल्ड होगा, देखिएगा चाइल्ड पे असर पड़ रहा है। उसके बाद है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इफ़ इन अ फैमिली एनीबडी हैव रेटिनोब्लास्टोमा और ब्रेस्ट कैंसर, then there is a more chance of getting cancer to sister daughter of the lady, ओके। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है दोस्तों कि यानी कि अगर किसी एक को हो गया है तो उसके जो ब्लड रिलेशन में है, मदर सिस्टर समथिंग जो भी हैं, तो उनको चांस रहता है कि उनके जीन में भी इस तरीके का कुछ कंटेंट हो जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल, नेवर कैंसर सेल डिवाइड और मल्टीप्लाई इन नॉर्मल मैनर, ओके। जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं वो नॉर्मल एक फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रोथ होती है। बट जो कैंसर सेल होते हैं उनमें ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल मैनर में सब चीज़ें प्रोसेस नहीं होती। कैंसर सेल आर यूजुअली लार्ज इन साइज एंड ऑल्सो न्यूक्लियस इज अ लार्ज इन साइज। कैंसर का जो सेल होता है वो लार्ज होता है साइज़ में, और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो भी लार्ज होता है। सेल्स आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप, अलग अलग साइज़ के होते हैं, कोई नॉर्मल उनकी साइज़ नहीं होता। दे मेक स्पेस एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट एंड डोंट गिव एनी टाइम रिटर्न, ओके। इनमें क्या होता है कि ये अपना स्पेस बना लेते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं जो भी वहाँ का होस्ट होता है, और वहाँ पे डू नॉट गिव एनी, और उसके जैसे अब हमारी बॉडी में क्या होता है, टेक एंड गिवन होता है, लाइक कहीं से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और न्यूट्रिशन कुछ भी ऐसा, अगर वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ जा रही है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाती है। यहाँ पे क्या है, वो होस्ट से ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा वहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट ले रहे हैं, दे नहीं रहे। दे आर वेरी अडेप्टेबल टू कंटिन्यू ग्रोथ एंड कंप्रेस टू नॉर्मल सेल्स, ये जल्दी से क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको कंप्रेस यानी कि दबाव देने लग जाते हैं। मेटास्टेसिस नॉर्मल देयर, मेटास्टेसिस क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपके लिए मैं की लेके आई हूँ जो कि अर्ली साइंस होते हैं, उसमें क्या आता है
कॉशन अप, अब कैंसर से याद रखेंगे आप कॉशन अप। कॉशन में क्या क्या आता है कि सिम्टम्स में चेंज इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट, अ सोर दैट डज नॉट हील, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, थिकनिंग और लम्प इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर, आई indigestion, dysphagia, difficulty in swallowing, obvious changes, wart and mole, nagging, cough or hoarseness, unexplained weight loss, pemmiculus anemia। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है वर्ड के साथ साथ उनका अलग से मीनिंग भी बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे इंडाइजेशन, डिस्फेजिया का मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग है, और यहाँ पे लिखा भी है कुछ वर्ड हिंदी में, जैसे वॉट का क्या मीनिंग होता है, मस्सा, मॉल मतलब तिल। इस तरीके से ये की टर्म्स हैं आपके लिए, मे बी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर हेल्पफुल रहेंगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो पाप लगेगा। उसके बाद आता है अदर सिम्टम्स। मैनिफेस्टेशन आर रिलेटेड टू सिम्टम्स अफेक्टेड एंड डिग्री ऑफ डिस्ट्रप्शन। सम सिम्टम्स आर, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, एनीमिया हो जाता है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, पेन, वीकनेस, डिस्फेजिया, ब्लॉकेज, एक्सेस एड्रेनल स्टेरॉयड प्रोडक्शन होने लग जाता है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कैंसर सेल हैं क्या है। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद इमेजिनरी स्टडीज़ करते हैं, लाइक मैमोग्राफी, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, यानी कि आपने सुना होगा मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ होते हैं, ब्रेस्ट में होते हैं। तो मैमोग्राफी क्या होता है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन है, एक्सरे एग्जामिनेशन होता है। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, CT स्कैन, फ्लोरोस्कोपी, यार पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी, और ये वैसे भी जो भी सारे टेस्ट हैं ये आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ने को अच्छे से मिलेंगे। एंडोस्कोपी, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिन, PET पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी, PET फ्यूजन बायोप्सी, साइटोलॉजी एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एक्जियोग्राफी, प्रोटोस्कोपिक एंड सिग्मोइडोस्कोपी एग्जामिनेशन, बैरियम एनीमा, रेडियो इटियोटॉप्स स्टडी। स्टेज ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो इस पर एक अलग वीडियो बनना चाहिए, बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी ट्यूमर, TUM दोबारा से, रीजनल लिम्फोनोड्स, मेटास्टेसिस, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। देन आता है T1, ट्यूमर इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। T2, ट्यूमर इज मोर देन 2 सेंटीमीटर और लेस देन 5 सेंटीमीटर। T3, मोर देन 5 सेंटीमीटर। T4, ट्यूमर ऑफ एनी साइज विद डायरेक्ट एक्सटेंशन टू चेस्ट वॉल और स्किन। N0, रीजनल lymph node cannot be assist. Metastasis, tumor on axillary lymph, fixed to another structure and node. N2, involved with mammary glands. M0 and 0. Distant metastasis, TMN, tumor malignant palpable lymph node. नॉर्मल हाइपरप्लेजिया, यहाँ पे दोस्तों ये दिखाया गया है। माइल्ड डिस्प्लेजिया, कार्सिनोमा इन सिटू, सीवियर डिस्फेजिया, कैंसर, इन्वेसिव स्टेज ऑफ कैंसर। सारी जो स्टेजेस हैं उनको इमेज के थ्रू बताने की कोशिश की, उनके सेल की जो ग्रोथ होती है किस तरीके से होती है वो बताया गया। देखिए मैंने बताया था कि जो नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है या फिर मल्टीपल होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं, ऑलमोस्ट एक फॉर्मेट में चलते हैं। लेकिन जो ये इस तरीके के होते हैं इनका कुछ मतलब वो कहते हैं ना, दीन ईमान ही नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी अदरक की तरह बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रोमोटिंग, प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोलिंग मेजर्स क्या होते हैं, प्रमोटिंग रिसर्च, पब्लिक एजुकेशन, अर्ली डायग्नोसिस फॉर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, कंट्रोल ऑफ कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स एंड एजेंट्स। उसके बाद आता है प्रिवेंशन इज मेनली 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है,
जो ए है, ए में क्या आता है, स्मोकिंग 80% चांस ऑफ लंग कैंसर। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में मैं इसमें थोड़ा बताया नहीं है, इसमें डायरेक्ट चीज़ें बताई गई हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है कि कुछ चीज़ें हम कंसीडर करते हैं कि इनकी वजह से ये चीज़, लाइक अगर लंग कैंसर है तो ऑब्वियस है हमें स्मोकिंग तो छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो उनके मेन कॉजेज़ होते हैं उनसे प्रिवेंट करना, ठीक है। तो 80% चांस होते हैं लंग कैंसर होने के। न्यूट्रिशन, टेक हाई फैट डाइट हैव इंक्रीज चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके, अगर आप हाई फैट डाइट लेते हैं तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई फाइबर डाइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलन कैंसर। विटामिन ए सी कैन रिड्यूस चांस ऑफ लेरिंग्स, इसोफेगस एंड लंग कैंसर। अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग आर इंक्रीज रिस्क ऑफ लेरिंग्स, थ्रोट, इसोफेगस कैंसर। तो दोस्तों यहाँ पे जिसकी वजह से कैंसर को रिड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से लाइक विटामिन ए और सी की वजह से जो कैंसर है रिड्यूस हो सकता है, किसका, लेरिंग्स का, इसोफेगस का, तो इनको अपनी डाइट में बढ़ाना है। और जिनकी वजह से इंक्रीज चांसेस ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के चांस बढ़ रहे हैं, उनको अपनी डाइट से रिमूव आउट करना है, मतलब ख़त्म ही कर दो भाई। ये तो सच में बहुत लंबा टॉपिक हो गया। उसके बाद था सनलाइट। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है स्किन कैंसर के चांसेस हैं या कुछ भी ऐसा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सनलाइट कम कर देनी चाहिए। मतलब कम इन द सेंस, जब बहुत ज़्यादा, जैसे दोपहर के 12 से 2 बजे तक का जो टाइम होता है, 11 से 2 बजे तक का, 3 बजे तक बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है, तो उस टाइम पे कम कर सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी ले सकते हैं। यूज़ ऑफ एस्ट्रोजन थेरेपी फॉर ट्रीटिंग सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। इट में, ओके सॉरी, मैं ट्रीटमेंट पे आ गई थी, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है, वही रीज़न है सेम, कि हार्मोनल थेरेपी लेते हैं हम कई बार। क्यों लेते हैं? जैसे एस्ट्रोजन थेरेपी लेते हैं, सिम्टम्स जो भी हमारे मेनोपॉज होते हैं उनके सिम्टम्स होते हैं, एक बार उनको मेंसेस नहीं आते लड़कियों को, तो थेरेपी वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाते हैं एंडोमेटीरियल कैंसर के चांसेस। रेडिएशन, एक्सरे, एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एजेंट। अब एक्सरे 1-2 बार कराने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो एक्सरे करते हैं वो भी तो रेडिएशन में होते हैं ना, तो उनको ऐसा चांस हो सकता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, colorectal test. There are 3 tests of colon and rectal are important for early diagnosis. After 40 years, rectal examination is necessary by physician in 1 year. Stool examination in 1 year after 50 years. After 50 years, prostosigmoidoscopy is necessary in 3 to 5 years. तो दोस्तों ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा पर्सन है, तो उसको ऐसा एडवाइस कीजिएगा। उसके बाद है पैप टेस्ट। पैप टेस्ट अगर आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा है तो आपको पता है क्या है पैप टेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ मैं। हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो थेरेपी। अच्छा, क्या क्या ट्रीटमेंट हुए? सारी थेरेपी हैं, सर्जरी, रेडियो, कीमो, हार्मोनल, इम्यूनी, बोन, ये सारी थेरेपीज़ हैं, याद रखिएगा एग्ज़ाम के टाइम पे। सर्जरी, कौन कौन सी सर्जरी कर सकते हैं हम यहाँ पे? प्रिवेंटिव सर्जरी, रिमूवल ऑफ बिनाइन ट्यूमर, हम प्रिवेंटिव सर्जरी कर सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक सर्जरी, टेक अ सैंपल ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, यानी कि हम छोटा सा सैंपल लेते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं किस तरीके का, किस स्टेज का कैंसर है। क्यूरेटिव सर्जरी, रिमूवल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर बिफोर मेटास्टेसिस, यानी कि कहीं और अक्कर होने से पहले उसको ट्रैक कर दो, ख़त्म कर दो भाई। पैलिएटिव सर्जरी, इट इज़ डन व्हेन कैंसर इज आउट ऑफ कंट्रोल, दिस ओनली डन फॉर कंट्रोलिंग साइन एंड सिम्टम्स लाइक पेन। कितनी सर्जरी पढ़ी हमने? 4। थेरेपी कितनी पढ़ी हमने? 5 6 सर्जरी नहीं, एक तो सर्जरी है ओके 5 पढ़ी। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो थेरेपी, उसके बाद हमने सर्जरी पढ़ी, प्रिवेंटिव सर्जरी, डियग्नोस्टिक सर्जरी, सर्जरी के अंदर आती हैं सब चीज़ें, सर्जरी हैं। ओके, अब रेडियोथेरेपी के बारे में बताया गया है। भाई मैंने बहुत लंबा कर दिया टॉपिक को। अंडर दिस थेरेपी, बट मैं अच्छे से बताना चाह रही हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर दिस थेरेपी, रेडियो एक्टिव isotopes beams of radiation may be directed at a diseased part from the distance, or radioactive material in the form of needles, wires or pellets may be
implanted in the body. Many forms of cancer are destroyed by the radiotherapy. ये थेरेपी दी जाती है ड्यूरिंग कैंसर. गोल्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, इसके गोल क्या होते हैं, क्यों दी जाती है, क्या कर सकते हैं हम इससे. फॉर डैमेज सेल रिप्रोडक्शन, फॉर श्रिंक और टू लार्ज ट्यूमर बिफोर सर्जरी, रिलीव पेन, कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी एजेंट डिस्ट्रॉय मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल विदाउट डिस्ट्रॉइंग नॉर्मल सेल्स. अब इसके लिए यहाँ इन्होंने बोल दिया सी पेज नंबर 239 और अभी हम किस पेज नंबर पे हैं, 236. यानी कि टेंशन नहीं लेना, 239 आने वाला है पेज नंबर. बट आने वाली वीडियो में, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक तो इसी पेज पे ख़त्म हो जाएगा. हमारा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं भाई, टाइम नहीं बढ़ाना. सम ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स हैं, साइक्लोफोस्फामाइड, मेथोट्रेक्सेट, प्रिडोनोसोलोन. साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसके, स्टोमेटाइटिस, एलोपैकिया, वेट गेन, नोजिया, वॉमिटिंग. फिर से एक की टर्म्स, कैंसर कंफर्ट, ये किसका है, नर्सिंग केयर. अगर आप नर्सिंग केयर को याद करना चाहते हैं शॉर्ट में तो कैंसर से कैंसर को याद रखिए. कंफर्ट, अल्टर्ड बॉडी इमेजेस, न्यूट्रिशन, कीमोथेरेपी, इवेलुएट रिस्पॉन्स टू मेडिसिन, रिस्पेक्ट टू फॉर पेशेंट. ओके, इट्स वेरी नेसेसरी. Hormonal therapy, estrogen and progesterone, immunotherapy, see in a management of breast cancer, bone marrow transplant. नर्सिंग मैनेजमेंट की टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, अब इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे. प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, नर्सिंग डायग्नोसिस. दोस्तों ये अगर आपको मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता, उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे, टियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स लिख देंगे, कुछ कॉजेज लिख देंगे और उसके बाद मैनेजमेंट भी लिख देंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. सब में अगर आप कुछ भी नहीं लिख पाए तो लाइक आता है नर्सिंग मैनेजमेंट. भाई उसमें अगर कुछ भी ऐसा सर्जिकल है तो उसमें प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऐसा हेडिंग बना के उसके अंदर डाल दो, मस्त एकदम 4-5 पेज भर दो, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे. क्योंकि नर्सिंग में पेज भरना बहुत ज़रूरी होता है विद गुड इन्फॉर्मेशन. Providing education and preparation for surgery, reducing fear and anxiety and improving coping ability, promoting decision making ability, provide psychological support, post operative care, relieving pain and discomfort, promoting positive body image, promoting positive adjustment and coping, improving sexual function, monitoring and manage potential complication, provide home and community based care. Nursing diagnosis क्या आता है, anxiety related to diagnosis of cancer, deficient knowledge related to disease process and treatment options, ineffective coping by patient or family related to diagnosis, financial stress or inadequate support. I hope am I clear myself? सो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. दोस्तों इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि आप तक इतनी मोटी बुक को छोड़कर, इस बुक से बड़े बड़े टॉपिक को छोड़कर इतने छोटे छोटे से टॉपिक में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आना, यानी कि एक तरीके का शॉर्ट नोट आपको लेकर आना जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है. एग्ज़ाम में आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ओनली. तो दोस्तों अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी से शेयर कीजिए, वरना तो कुछ नहीं होगा.